बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या बच्चों, बोला जा रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के और आइदर साइड ऑफ द रोड पे वो लगे हुए हैं। कहने का मतलब एक रोड के इस साइड है, एक रोड के इस साइड है, बट दोनों पोल्स की बच्चों हाइट क्या है, सेम है। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है which is two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। जो ये रोड है बच्चों, ये कितनी चौड़ी है, बोला जा रहा है 80 मीटर वाइड। आगे बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक पॉइंट ले लो रोड पे, कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी ले सकते हो। बोला जा रहा है कि रोड के बीच में किसी पॉइंट से हो क्या रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। फिर से सुनिएगा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल का, तो एक बार इस पोल के टॉप को देखेंगे तो मान लो 60 डिग्री बन रहा है। एक बार यहीं इसी पॉइंट से जब इस पोल के टॉप को बच्चों देखेंगे तब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको पता है अगर इस पोल की हाइट को हमने h मान लिया, अगर इस पोल की हाइट को हमने h मान लिया तो ये भी हाइट बच्चों क्या होगी, h ही तो होगी, क्योंकि दोनों हाइट क्या है, इक्वल हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कहने का मतलब सपोज करो ये पॉइंट O है, मान लो ये पॉइंट बच्चों O है, तो पॉइंट O से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है और पॉइंट O से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, ये भी हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये AOB हो ही चुका है, इसको हमने C बोल दिया, इसको हमने D बोल दिया, और हमने ये मान लिया लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर एंड AO मानो चाहे ना मानो, पढ़ा रहने दो ऐसे ही। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो बच्चों अब हम ले रहे हैं कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक AOC दिख रहा है और एक BOD दिख रहा है। तो हम लिख रहे हैं बच्चों इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर, जो कि यहां पर h है, अपॉन बेस, बेस क्या है AO, है ना, क्लियर है ना सभी को। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इक्वल्स टू h अपॉन AO, और आप चाहो तो AO को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चों h इक्वल्स टू √3 AO। h की वैल्यू क्या आ गई, √3 AO आई है, AO के फॉर्म में भी आई है फिलहाल। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक चीज और बच्चों देख लीजिए, अगर हम AO को x मान लें, AO को क्या मान लें, x, तो BO कितना होगा? एकदम सही बोला आपने, BO होगा 80 माइनस x। क्लियर है ना सभी को? तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको यानी हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू √3 AO, और AO को हमने क्या माना है, x माना है, यानी बच्चों h की वैल्यू क्या हो गई, √3x हो गई। अब बच्चों आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, और दूसरा ट्राइंगल है BOD। तो इन ट्राइंगल BOD में बच्चों tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन बेस क्या है BO, और BO की वैल्यू है 80
माइनस एक्स। बीओ की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पे करिए क्या, tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है सभी को? ओके तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए आप यहां पर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h। यही आएगा क्या? अब h की वैल्यू यहां पर हम लोग ऑलरेडी √3x निकाल चुके हैं, तो आप यहां पर जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू एच की जगह पे √3x। क्लियर है? अब देखिए ये होगा क्या, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, क्योंकि √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4x। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। यानी आप अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पोल जिसको कि हमने AC मान लो कहा है, तो फर्स्ट पोल की इस पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, फर्स्ट पोल की इस पॉइंट से डिस्टेंस बच्चों कितने मीटर है 20 मीटर है। तो दूसरे पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 60 मीटर, है ना? 80 माइनस 20। क्लियर है? एक आंसर भी आ गया है। इसी तरह से आप करिए क्या, ये x की वैल्यू को आप यहां पर अगर पुट कर देंगे तो h इक्वल्स टू बच्चों ये क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बच्चों क्या आ गई 20√3 मीटर। यही दो चीज हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट O। क्लियर है? ओके किसी को कोई डाउट? ओके तो अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। सबसे पहला काम बच्चों करते क्या है, हमको बनाना है फिगर, राइट एंगल फिगर बनेगा, ये भी आपको क्लियर है। लैडर जब आप किसी दीवार पे लगाते हो तो क्या एकदम सीधा स्ट्रेट लगाते हो कि ऐसे स्लोप टाइप में लगाते हो? स्लोप टाइप में, यस। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें तो वहां पर ये हाइपोटेन्यूज का काम करता है ना? तो मान लीजिए ये एक दीवार है और बोला ये जा रहा है कि दीवार पे ये लैडर लगाई गई है। ये बच्चों हमारे लिए ये जो है ये लैडर है, ठीक है, और ये दीवार है, ये वॉल है हमारे लिए। तो बोला ये जा रहा है अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। ये जो लैडर है बच्चों इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर। आगे बोला जा रहा है एंड a ladder is 15 meter long just reach the top of a vertical wall। ये वर्टिकल वॉल है, ये जस्ट रीच का मतलब ये है कि लैडर का टॉप और इस वॉल का टॉप ओवरलाई कर रहे हैं, ठीक है? लैडर का टॉप और वॉल का टॉप क्या है ओवरलाई कर रहा है, वही बोला जा रहा है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो जो लैडर का टॉप है वो वर्टिकल वॉल के टॉप को ओवरलाई कर रहा है। और आगे बोला जा रहा है, जो अगली लाइन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इफ द लैडर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, तो ये बताइए कौन सा, अगर इसको हम ट्राइंगल ABC कह दें तो कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा? एंगल ABC जो लोग बोल रहे हैं एंगल ABC, तो यानी आप कहना चाहते हो कि ये एंगल,
यस बच्चों, आपको बस इसीलिए तो मैंने जानबूझ के, अगर सिंपल ही होता तो फिर क्वेश्चन में रही क्या जाता, बस थोड़ा सा ही घुमाया है। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ दी वॉल। ये वॉल बीसी वॉल है क्या? तो यहां पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का वो ये होगा एंगल बी ए सी, या एंगल ए आप कह सकते हो 60 डिग्री। क्लियर है? ओके। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी एसी अगर वॉल है तो इस एसी की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने मान लिया एसी की हाइट है h मीटर, तो करेंगे क्या बच्चों, या अब देखिए यहां पे दो तरीके हैं, या तो आप पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए एंगल बी, तब करिए, या तो फिर डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहां से कर रहे हैं बच्चों। अच्छा ध्यान से देखिए, मैंने बताया हुआ है कि जब एंगल ऊपर है यहां पर, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना, बीसी परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है, बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये तो रहेगा ही। तो देखिए हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस का लगाएंगे, कॉस कॉस। हाइपोटेन्यूज से बच्चों यहां पर क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉस। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 15 लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है h और हाइपोटेन्यूज है 15। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इक्वल्स टू h बाई 15। आप 15 को उधर भेज दो तो h की वैल्यू हो जाएगी 15/2, यानी आ जाएगा 7.5 मीटर। यही हो गई हाइट ऑफ द वॉल, 7.5 मीटर। ईशान क्लियर है? इसको आप, हाँ हाँ बोलो। हाँ तो देखो मैं अगर तुमको याद हो तो मैंने अभी अभी बोला इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो तुम कहना चाह रहे हो, देखो ये 90 है, ये क्लियर है, ये 60 है, ये पता चल गया, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल बी 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री होगा, और अगर हम एंगल बी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और हाइपोटेनिस क्या है 15 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू एच बाई 15। ये भी तो वही आ गया जो यहां पर आया था। तो मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चन को अगर उस तरीके से किया गया है मान लो बुक में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पहले बताया, या तो आप डायरेक्टली यहीं 60 को लेकर कर लो, या तो फिर पहले ये बेस वाला एंगल निकाल लो 30 डिग्री तब करो। अगर इस एंगल से करोगे तो आप साइन लगाकर करोगे, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और अगर आप यही एंगल लेकर चलोगे तो आप कॉस लगाओगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये बेस है। बस इतना ही फर्क है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखिए। बोला जा रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। एक आदमी है बच्चों जो किसी टावर के टॉप पर बैठा है, और मान लो वो आदमी कौन है, सृजल केसरवानी। तो वो यहां पर बैठा हुआ है टावर के टॉप पर, और ये है बेस। यहां पर कार आ रही होगी, जा रही होगी, किसी पर्टिकुलर कार को वो बंदा ऑब्जर्व करता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और आपको पता है अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो कौन सा एंगल होगा, एलिवेशन या डिप्रेशन, डिप्रेशन। तो वही बोला जा रहा है, मान लो ये कार यहां पर थी, तो उसने जब देखा इसको यहां से, तो ये उसकी मान लो ऑब्जर्वर की आई है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर है? हाँ अभी यहां पे 30 है, तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है विच इज
अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कौन फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रहा है? कार। ये जो कार है बच्चों, ये किस डायरेक्शन में जा रही है? टावर के फुट की तरफ जा रही है। मतलब कार की डायरेक्शन किधर है? टावर के फुट की ओर है। तो बोला यह जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद यूनिफॉर्म स्पीड है कार की, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। मतलब कितने समय बाद? 6 सेकेंड बाद। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 6 सेकेंड बाद कार यहां से मान लो कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। अब यहां पर आ गई, फिर वो जो ऑब्जर्वर है, अब फिर वो कार को जब देखता है, तो आप बताइए, ये 30 है तो ये एंगल बढ़ेगा ही ना। इससे मैंने बताया है कि जैसे आप उसकी तरफ आओगे तो एंगल इंक्रीज होता है। तो बोला जा रहा है इस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये भी क्या हो गया? 60 हो गया। क्लियर है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है? 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, ओके। आगे बोला जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को यहां तक पहुंचने में, मान लो ये पॉइंट हो गया सी, इस कार को पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और कुछ फाइंड आउट करना है नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है? यानी हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, टाइम निकालना है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है स्पीड यूनिफॉर्म, हाँ बीसी का टाइम, तो करेंगे क्या? लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर या मीटर, मान लो मीटर बोल देते हैं, एक्स मीटर पर सेकेंड, एक्स मीटर पर सेकेंड है। तो ये बताइए, अगर हमने कार की स्पीड को, ये ध्यान से रख दीजिएगा, ए से लेकर सी तक कार की स्पीड सेम है, एक्स ही रहेगी। तो ए से लेकर बी तक अगर 6 सेकेंड लग रहा है और हम पूछे तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू डी बाई, डी की जगह पे हमें नहीं पता डिस्टेंस, टाइम क्या है 6, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगी? 6x मीटर। कौन सी डिस्टेंस आई है? ये ए बी की डिस्टेंस हमने निकाला है। ए बी की डिस्टेंस हमने क्या निकाला है? 6x मीटर निकाला है। इसी तरह से बीसी की डिस्टेंस हमें नहीं पता क्योंकि टाइम भी नहीं पता। तो चलिए करते हैं सॉल्व कि बीसी की डिस्टेंस y है थोड़ी देर के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो √3 इक्वल्स टू h अपॉन वाई, तो h की वैल्यू यहां से हो जाएगी √3y। कोई डाउट? अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बच्चों। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? DAC। इन ट्राइंगल DAC, जब DAC लेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई, यही रहेगा क्या? तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h बाई 6x प्लस वाई। अब कर दीजिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू √3h। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू, h की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा? √3y। जब आप h की जगह पे पुट करोगे तो 3y आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ y को आप RHS में भेजो तो आया 6x इज इक्वल टू 2y, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3x, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू बच्चों आ गई 3x। क्लियर है। अच्छा ये y क्या है, डिस्टेंस हमने माना था, BC की डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस देखिए B से C के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट B टू C। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों कितना 3x, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x, है ना। डिस्टेंस क्या है 3x है, और स्पीड हमने स्टार्टिंग में ही स्पीड क्या माना था, x माना था ना, यूनिफॉर्म स्पीड को x माने तो x से x कैंसिल हो गया, टाइम आ गया 3। अब बताओ आप लोग 3 क्या, सेकेंड, आवर, मिनट, क्या टाइम कितना आ गया। पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कार को पॉइंट B से C तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आंसर क्या आया बच्चों 3 सेकेंड, मतलब कार को पॉइंट B से C तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। क्लियर है। और किसी का कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये बताइए बच्चों, आपको यहां से इस चैप्टर से इतना नहीं क्लियर हो रहा है कि अगर हम डायग्राम बनाना सीख जाएं तो क्वेश्चन हो जाएगा। मेन यही है, वर्डिंग पढ़िए, वर्डिंग पढ़ के डायग्राम अगर बच्चों बन जाता है, वर्डिंग पढ़ने के बाद अगर डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, पैटर्न आप सीख चुके हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। चलिए प्रिया ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. The angle of elevation of the foot of the 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों बोला क्या जा रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल मतलब बताओ, बस भैया अंग्रेजी के महारथियों, कैनल मतलब क्या होती है, सुरंग, नहर। यस, नहर होता है कैनल मतलब, फिर सुरंग होता है, दोनों में अंतर है। नहर, ठीक है। तो कैनल मतलब होता है नहर। तो बोला क्या जा रहा है, एक टीवी टावर लगा हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ, मतलब किसी कैनल के किनारे में एक टीवी टावर लगा हुआ है, और बोला जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो बोला क्या जा रहा है कि एक यहां पर कोई मतलब नहर के किनारे एक पॉइंट है, जहां से मान लो ये नहर ये यहां से लेकर यहां तक थी, ठीक है, ये बच्चों मान लो ये नहर है, ठीक है, और ये नहर के किनारे किनारे रोड जाती है, वहां पे मान लो ये नहर के किनारे में ही बैंक, बोला जा रहा है कैनल के बैंक में एक टावर लगा हुआ है, और बोला जा रहा है कि जब नहर जहां पे खत्म हो रही है तो वही बोला जा रहा है कि उसके दूसरे कॉर्नर पे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब जो कि दूसरे किनारे पर है, मतलब ये नहर का एक किनारा है, इस किनारे पर टीवी टावर है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का मिलता है, 60 डिग्री का। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है फ्रॉम फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट,
द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, अब आप कहोगे सर इस साइड जाएं कि इस साइड जाएं। मान लो किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो जो आगे बच्चों एंगल दिया है कि 30 डिग्री, तो वो बता देगा ना, इधर आओगे तो क्या 30 डिग्री मिलेगा आपको? तो हमको इसके अपोजिट साइड जाना है, 20 मीटर आगे जाना है यहां से। मान लो ये हुआ 20 मीटर, इतना कितना हो गया 20 मीटर। तो बोला ये जा रहा है कि 20 मीटर अवे फिर पॉइंट से इसके टावर के टॉप को देखा जाता है, तो इस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ये कैनल की विड्थ को मान लो x, हाइट ऑफ द टावर को मान लो h, ठीक है। कैनल की विड्थ को x मीटर मान लो, हाइट ऑफ द टावर को h मीटर मान लो, नेमिंग कर दो A B C D। मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, है ना, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक बार ABD लोगे, एक बार ACD लोगे, हो जाएगा। वेरी गुड।